Good morning, class. Today's start topic as a global warming या ग्रीन हाउस इफेक्ट के स्टूडेंट्स से। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, ओके, या ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अर्थ पर टेम्परेचर का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है अर्थ पर? डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्वायरमेंट कैसा होता जा रहा है? पॉल्यूटेड होता जा रहा है। और पॉल्यूशन किसके थ्रू होता है? हार्मफुल, क्रिएट हार्मफुल गैसेज। तो हार्मफुल गैसेज मैंने आपको बताया था, मेन जो गैस होती है जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है अर्थ पर, जिसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मैंने आपको बताया था। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हार्मफुल गैस है। नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट मीथेन CH4, दीज आर मीथेन। एंड नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, दीज आर नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, तो बहुत सारी गैसेज हैं। ऑल्सो सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर मेन harmful gases in our environments and create the pollution। क्या फॉर्म करते हैं? पोल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड इन ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर इन इन्वायरमेंट्स। तो इन्वायरमेंट्स में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है इन्वायरमेंट्स को, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करती है। जिसमें अबाउट जो 60% ग्लोबल वार्मिंग होती है, 60% ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो ये किसके थ्रू होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू होता है। ओके, अब 100% में से 60% जो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस होता है इन्वायरमेंट्स में, वो किसके थ्रू होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किसके थ्रू होती है इन्वायरमेंट्स में? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म हो जाती है? बाय देयर रेस्पिरेशन। ओके, तो हम जो रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ब्रीथिंग, तो इसमें ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट्स में, ठीक है। एक तो ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट एक होता है कंबसन इक्वेशन। जो कंबसन इक्वेशन होता है, कंबसन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जितनी भी जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम जितने फ्यूल्स हैं, सब्सटेंस हैं, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, जो वुड्स, लकड़ी होती है, इनको हम जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो जिस केमिकल इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? कंबसन इक्वेशन। या हीट रिलीज हो रही होगी, टेम्परेचर रिलीज हो रहा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? कंबसन रिएक्शन। ओके, तो कन्वर्जन के थ्रू क्या होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और जिससे इन्वायरमेंट्स में कार्बन मतलब टेम्परेचर जो क्या होता है? इंक्रीज होता है, राइज होता है, और ग्लोबल वार्मिंग फॉर्म होती है। तो जिस इन्वायरमेंट्स में ये सारी गैसेज प्रेजेंट्स होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, मीथेन, नाइट्रस डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फाइड। तो ये जिस इन्वायरमेंट्स में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो कार्बन। नेक्स्ट है CFC भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही इफेक्ट होती है। दीज आर मोस्ट हार्मफुल गैसेज
मतलब इन्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। और ये किससे रिलीज होती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फुल फॉर्म भी आ जाती है इसकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेटर से रिलीज होती है। किससे? रेफ्रिजरेटर, ओके। और जैसे एयर कंडीशनर है, जो भी जैसे AC लगाते हैं हम, AC कहते हैं एयर कंडीशनर, प्लास्टिक फोम्स हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, फॉर्म होती है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो ये अबाउट 14%, जो 14% होती है ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल होती है किससे, किसके थ्रू? कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड में दैट ये भी टेम्परेचर को राइज करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी टेम्परेचर को राइज करता है, ठीक है। 60% ये कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ग्लोबल वार्मिंग होती है। CFC किसके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है 40%, इसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट है मीथेन, ठीक है। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ओके स्टूडेंट्स। तो मीथेन आप जानते हैं जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जो डिकम्पोज जाते हैं माइक्रोब्स के थ्रू, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से ब्रेक डाउन इन अ सिंपलेस्ट सब्सटेंस बाय देयर माइक्रोब्स। तो इनके थ्रू मीथेन गैस रिलीज होती है, और मीथेन गैस भी टेम्परेचर को राइज करती है। अच्छा, मीथेन गैस से जैसे मैंने बताया बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, सबसे जो बफेलो से या कावडंग जो होता है, गोबर होता है, उसको डिकम्पोज होता है तो उसमें मीथेन गैस रिलीज होती है। जो फैडी फसल्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनका जो वेस्टेज होता है उनके थ्रू मतलब जब वो डिकम्पोज होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, तो उसके थ्रू मीथेन गैस रिलीज होती है। तो ये जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनके थ्रू मीथेन गैस रिलीज होती है अबाउट 20%। मैंने क्या बताया? 20% जो मीथेन गैस होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने बताया 60% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इन्वायरमेंट्स में, उसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग होती है, और 14% जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। नेक्स्ट 20% जो होता है मीथेन गैस भी इन्वायरमेंट्स में फॉर्म हो जाती है डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। एक है नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O, ठीक है। दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसमें भी जो नाइलॉन सब्सटेंस होते हैं, और जैसे कोल है, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो उनके थ्रू ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें जो 6% होती है, 6% ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट बाय देयर नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। तो यहाँ पर मैंने ग्लोबल वार्मिंग किसके थ्रू कॉज होती है, और इसमें कुछ हार्मफुल गैसेज होती हैं और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्रिएट होती हैं, और दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग, ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं? कि जिस इन्वायरमेंट्स में ये सारी जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, ये सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं, उस इन्वायरमेंट वहाँ पर टेम्परेचर कैसा हो जाता है? राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जिससे उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने किसके बारे में बताया? कार्बन डाइऑक्साइड 60% ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन अबाउट 14%,
मीथेन 20%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। ठीक है, तो दीज आर harmful gases and create global warming, and also these effect also known as ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट में जैसे कोई मान लीजिए मैंने अभी बताया ये पूरा पार्ट्स हुआ अर्थ का, इसमें 60% होता है, इसका जो 60% है, ये 60% मान लो, 60% तो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। ठीक है, इसमें जो 20% होता है, इसमें जो मान लीजिए 20% होती है, वो कॉज होती है मीथेन से, CH4, ये भी हार्मफुल गैस है, मैंने भी बताया। इसमें 14% किसके थ्रू कॉज होती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC के थ्रू 14%, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तो ये 6% होती है। ठीक है, 6%, तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और इसका इफ़ेक्ट क्या है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट क्या हैं अर्थ पे। ठीक है, या मतलब ऑर्गेनिजम्स पर क्या क्या इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इंक्रीज द टेम्परेचर, सबसे पहले इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट्स किसके, ग्रीन हाउस या फिर ग्लोबल वार्मिंग। पहला इफेक्ट यही है कि ये इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, इंक्रीज द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर को राइज करता है, इंक्रीज करता है, जिससे मतलब इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है, और ग्लोबल वार्मिंग भी क्रिएट होती है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट विल रिजल्ट इन चेंज इन द वेदर एंड precipitation pattern, and next increase the temperature of the earth even by 1 डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री टेम्परेचर से। ठीक है, लीड मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब जब टेम्परेचर राइज होगा अर्थ पे तो जो आइस होती है वो क्या होती है, मेल्ट होने लगती है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, आप जानते ही हैं आइस क्या होती है, मेल्ट होने लगती है, प्रेजेंट ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ है। This will result in a rise in the sea level, and coastal region will be flooded or might even be submerged. Next, एग्रीकल्चर्स जो होते हैं उन पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, माइक्रोब्स होते हैं उन पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, और जो फॉरेस्ट होते हैं उन पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। जो नेक्स्ट जो एक्वेटिक मीडियम होते हैं, एक्वेटिक मीडिया जैसे वाटर है, पॉन्ड वाटर है, या फिर लेक वाटर है, या रिवर वाटर है, तो उन पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, और जब टेम्परेचर राइज होगा तो उनमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मतलब उन पर भी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, माइक्रोब से डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के, और या फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।
और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, थैंक्स।